हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ सीबीएसई क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में जो है वो आपके क्लास 11 के बुक के जो पहला चैप्टर है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट्स ए वेरी इजी चैप्टर, ज्यादा कुछ है नहीं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यही सारे जो इस चैप्टर में हमारे दी हुई है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, रॉकेट साइंस वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, सो और फर्स्ट टॉपिक विल बी हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या होता है? अभी ये नाम से नहीं इसको जज करना। हार्डवेयर इज नॉट समथिंग विच इज वेरी हार्ड, सॉफ्टवेयर इज नॉट समथिंग विच इज सॉफ्ट। ठीक है, ये बस नाम है। जैसे नाम तो स्टारफिश का भी स्टारफिश है, तो इसका तो वो तारा थोड़ी है। हॉट डॉग का मतलब डॉग थोड़ी डाला हुआ रहता है। तो ये हमारा बस नाम है, नाम पे नहीं जाना है। हार्डवेयर क्या होता है? एनी कंपोनेंट विच वी कैन टच। कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसको हम लोग टच कर सके, द फिजिकल कंपोनेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सो एग्जांपल, लेट्स से आवर मॉनिटर, जो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन रहता है, लैपटॉप का स्क्रीन, वो हार्डवेयर हो गया, उसको हम लोग छू सकते हैं। इसके अलावा जो सीपीयू है वो हमारा हार्डवेयर, उसको छू सकते हैं। हमारा रैम लगा हुआ रहता है कंप्यूटर में, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको छुआ जा सकता है। सो एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। Now let's come to the next topic, that is our software. सॉफ्टवेयर क्या होता है? These are nothing but set of codes. सॉफ्टवेयर हमारे कोड्स होते हैं, यही हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम लोग छू तो नहीं सकते बट उसको यूज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हो, जैसे आपका ये फोन में ये वाला आइकन दिया हुआ रहता है, ये किसका आइकन है? ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी नोज दिस आइकन, ये हमारा फेसबुक का आइकन है। ठीक है, अब आप बोलोगे फेसबुक तो छू सकते हैं, इस पे आप टच करते हो, क्लिक करते हो, ओपन हो जाता है। चलो ठीक है, इन ए वे यू आर करेक्ट, इसको हम लोग टच कर सकते हैं। तो टच क्या, आप तो टच तो आपका फोन का स्क्रीन को ना टच कर रहे हो, ये स्क्रीन में घुस के फेसबुक को तो नहीं छू रहे हो। सो ये फेसबुक बेसिकली है क्या? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ कोड्स, इट्स एन एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि ये जो फेसबुक वेबसाइट है उसको ओपन करवा देता है, एंड देन इट्स ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू ऑलरेडी नो दैट। तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, दीज आर सम सेट ऑफ कोड जिसको हम लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो हम लोग फिजिकल कंपोनेंट है, छू सकते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, रैम। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, ये कुछ कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको चलाया जा सकता है, रन किया जा सकता है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला हमारा कंपोनेंट होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या करता है? ये यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग है यूजर, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है, तो इनपुट यूनिट के थ्रू ही दे सकते हैं। अभी प्रिंटर में डालकर कंप्यूटर में तो नहीं घुसा सकते ना। तो इनपुट यूनिट क्या करता है? हमारे से इंस्ट्रक्शन लेता है और वो कंप्यूटर में फीड करता है। सो दैट इज एन इनपुट यूनिट। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारा जो माउस रहता है, माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन, वी क्लिक हियर एंड देयर एंड देन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, तो वो माउस के थ्रू दे रहे हैं। तो ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दीज आर द इनपुट यूनिट्स। ठीक है, इसके अलावा आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होता है? ये यूजर को आउटपुट देता है। जैसे कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग वगैरह हमारा कर चुका है, अब वो आगे चल के हमें जो है इंस्ट्रक्शन देगा, कुछ भी जो भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था उसके हिसाब से हमें कुछ तो रिजल्ट जनरेट करेगा। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट आउटपुट यूनिट। तो हमारा आउटपुट यूनिट क्या होता है? ये कंप्यूटर हमें जो इंस्ट्रक्शन देता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। एग्जांपल अगर हम लोग देखें, कंप्यूटर हमें कोई चीज स्क्रीन में दिखाता है, तो जो हमारा स्क्रीन हो गया यानी कि जो मॉनिटर है, वो हो गया एक आउटपुट यूनिट। इसके अलावा मेरे को कुछ प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर मेरे लिए प्रिंट करके देता है, तो वो कहाँ से? कीबोर्ड के अंदर में से निकल के आता नहीं है। तो प्रिंट जो कर रहे हो वो हमारा प्रिंटर निकाल के दे रहा है, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट यूनिट हो जाता है। ठीक है, एंड देन वी हैव, जैसे मेरे को सॉन्ग, कुछ गाना वाना सुनना है, तो गाना हम लोग कहाँ सुनते हैं? कंप्यूटर में। स्पीकर ही ना साउंड को आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्पीकर हमारा जो है दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट यूनिट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इनपुट यूनिट वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर हमें इंस्ट्रक्शन देता है। Now let's move to the most important part of a computer, that is Central Processing Unit, CPU, also known as what? I guess you already know, 4-5 क्लास में पढ़ाया जाता है,
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अभी सीपीयू के अंदर में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, तो एक एक करके हम लोग अगर बात करें, पहला कंपोनेंट हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये वाला वर्ड अरिथमेटिक, ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, किस सब्जेक्ट में सुना है? एंड यस यू आर राइट, आपने जो है मैथ्स में इसको सुना है। ठीक है, सो मैथ्स, एनी ऑपरेशन दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मे बी इट इज एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एएलयू, ये हमारा करके देता है। ठीक है, इसके अलावा लॉजिक, कुछ भी लॉजिक लगाना है, दो को जोड़ना है, एंड देन व्हाट वी कैन से इज, जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, इक्वल है कि नहीं है, तो ये सब लॉजिकल चीजें रहती है। तो ये लॉजिकल डिसीजन भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही हमारा परफॉर्म करके देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज आर कंट्रोल यूनिट। अभी कंट्रोल यूनिट क्या है? कंसिडर दिस कंट्रोल यूनिट एज ए ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस करता क्या है? बस ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है, जैसे इधर से हमारा ज्यादा ट्रैफिक हो गया, इनको रुकवा दिया जाएगा, इधर वाले को जाने दिया जाएगा, ये चले गए, फिर इनको आगे भेजा जाएगा। कंट्रोल यूनिट यही करता है। अगर हम लोग एट ए टाइम बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दे, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है उसको पहले जाने को देगा, जो वेट हो सकता है उसको फिर थोड़ा देर के लिए स्टॉप करवाएगा। तो कंट्रोल यूनिट जस्ट सुपरवाइजेस ऑल दी प्रोसेसेस कि सब चीज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कंट्रोल यूनिट का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, एंड ये दोनों हमारा ना सीपीयू का ही पार्ट है, ये अलग कुछ कंपोनेंट नहीं है, सीपीयू के अंदर में ही ये दोनों हमारा रहता है। नेक्स्ट पार्ट इज आर प्राइमरी मेमोरी। अभी देखो कंप्यूटर चल रहा है, तो उसको चलने के लिए थोड़ा सा तो हमारा स्पेस का जरूरत है। ठीक है, मेमोरी का जरूरत है, तो बिना मेमोरी चलेगा कहाँ से? तो हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? ये हमारे इंटरनल मेमोरी रहते हैं, बाहर से नहीं लगाते हैं, ये जो कंपनी है पहले से ही फिट करके हमें देती है। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, अगर आपको रिमूव करना है तो पेचकस लेके कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, फिर वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सटर्नली फिट नहीं होता, ये इंटरनली फिट रहता है। एंड दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर रहेगा, जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ कर दो सब गायब। ठीक है, सब उड़ जाएगा। सो दैट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी विच स्टोर्स डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर कुछ प्रोसेस कर रहा है, उसको स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस में टेम्पररी डेटा को स्टोर रखेगा, और अगर उस डेटा का यूज है तो वहीं से वो यूज कर लेगा, यूज खत्म उसको डिलीट कर देता है। सो ये हमारा टेम्पररी एक मेमोरी है जो कि प्रोसेसिंग के दौरान में यूज किया जाता है। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ना नेक्स्ट पॉइंट इज आर सेकेंडरी मेमोरी। अभी देखो ये जो इंटरनल मेमोरी रहते हैं ना, ये बहुत छोटे साइज के रहते हैं। जैसे रैम का अगर हम लोग बात करें, अभी तो चलो ज्यादा कैपेसिटी का भी रैम अवेलेबल है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारा जो है वो 512 MB का रैम होता था, उसके अलावा 1 GB का रैम होता था, 2 GB का रैम होता था। और दिस प्राइमरी मेमोरी इज बिट कॉस्टली। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन द बेनिफिट इज इट इज वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट बट इट इज कॉस्टली। तो इसीलिए रैम का कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं आता है इन कंपैरिजन टू आपका हार्ड ड्राइव एंड एसएसडीज एंड ऑल। वो तो 1 TB तक का आता है। ठीक है, 1 TB का रैम आप खरीदने जाओ तो आपको किडनी विडनी घर द्वार सब बेच देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी कॉस्टली बट इट इज वेरी फास्ट। So we cannot use primary memory to store very large amount of data. So in that case we need some other memory जो कि थोड़ा अगर स्लो भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पैसा का भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा स्लो हो, थोड़ा सा अफोर्डेबल हो, तो उस केस में हम लोग जो है सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, बाहर से इसको लगाते हैं। जैसे हम लोग जो है पेन ड्राइव यूज करते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है? ये हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी है, बाहर से उसको फिट करते हैं। और ये परमानेंट मेमोरी रहता है, मतलब आप कंप्यूटर ऑफ कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका डेटा स्टोर ही रहता है। ठीक है, सो इट्स एन एक्सटर्नल मेमोरी एंड इट्स ए परमानेंट मेमोरी विथ ह्यूज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी का क्या था? कैपेसिटी कम होता था, कॉस्टली होता था। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? कैपेसिटी ज्यादा है और थोड़ा सा चीप है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिस्क, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है और इन पे हम लोग और डिटेल्स में आगे जो है वो बात करेंगे। Now let's move to the next slide, and in the next slide we'll be talking about IPO cycle. ठीक है, अब ये IPO stands for what? Input, Process, Output। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस, चाहे आपका वो मोबाइल फोन क्यों ना हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, टैबलेट, इसी साइकिल पे ही काम करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर को, फोन को पहले हम लोग इनपुट देते हैं,
उस इनपुट को वो समझता है, समझ के प्रोसेसिंग करता है, और डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इनपुट वी हैव गिवन एंड वॉट एवर दैट कंप्यूटर हैव अंडरस्टूड, ये हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके लाके देता है। ठीक है, कुछ हमें स्क्रीन में लाके दिखाएगा, अगर प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो हमें प्रिंटर से वो प्रिंट करके लाके देगा। तो इसी साइकिल को आईपीओ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब ये आईपीओ साइकिल होता कैसे है, जैसे हम लोगों ने इनपुट दिया, पहले बिना इनपुट का कंप्यूटर अपने आप तो काम करेगा नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग इनपुट देते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस से इनपुट जाता है कंप्यूटर के अंदर थ्रू ए बस। अभी बस हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल आपका स्कूल बस नहीं है। बस क्या है, दीज आर नथिंग बट सम वायर्स जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन जाता है। तो इन वायर्स को हम लोगों ने नाम ही दे दिया बस। ठीक है, तो हमारा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बस हमारे रहते हैं, मेमोरी एड्रेस बस हमारा रहता है, सिस्टम बस रहता है। तो इनके बारे में उतना डिटेल्स हमें जानना नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करना, हम लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो है क्लास 11 का सिलेबस कवर करना है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जानने का जरूरत हमें है नहीं फिलहाल। ठीक है, आगे चल के आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो उस टाइम में तो बता ही जाएगा अलग अलग टाइप्स ऑफ बस क्या क्या होता है, तो वो सब सारा डिस्कस किया जाएगा। सिस्टम बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन जो है वो आगे मूव करता है, चाहे आपका सीपीयू से इंस्ट्रक्शन मेमोरी तक जाना, उसमें भी सिस्टम बस के थ्रू ही वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रेवल करता है। या मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू पे भिजवाना है, वो भी बस के थ्रू ही ट्रेवल करता है। इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन डालना है कंप्यूटर के अंदर में, वो भी ये बस के थ्रू जाता है। कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस यानी कि स्क्रीन में कुछ दिखाना है, तो वो भी ये बस के थ्रू ही हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो बस इज बेसिकली ए वायर थ्रू विच द इंस्ट्रक्शंस आर लाइक कैरिड। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये चीज हमारा सिस्टम बस हो जाता है। अभी ये सीपीयू का तो अलग अलग कंपोनेंट्स बात किया है हम लोगों ने। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अभी ये आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो यू कैन जस्ट लाइक स्किप बैक, थोड़ा सा पीछे करो आप वीडियो को एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिस, ये सुपरवाइज करता है सब चीज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, वो देखभाल करता है। नाउ रजिस्टर्स वी हैव नॉट डिस्कस, ये रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स आर वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, बहुत हाई स्पीड मेमोरी रहता है, रैम से भी ज्यादा स्पीड इनका रहता है। ठीक है, तो ये चीज है, रजिस्टर्स वगैरह कंप्यूटर को चाहिए रहता है, जब किसी टाइम में इंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत स्पीड में उनको चाहिए तो वो रजिस्टर में स्टोर रखा जाता है। एंड देन वी हैव दिस मेमोरी, जो कि आपका इंटरनल मेमोरी भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस आउटपुट डिवाइसेस, सारा चीज हो गया प्रोसेसिंग वगैरह, तो आउटपुट स्क्रीन में हमें कुछ रिजल्ट चाहिए तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो रिजल्ट दिखता है। So I hope this slide is clear to you. Now let's move to the next slide and we have different kinds of input unit. ठीक है, अलग अलग types of input unit क्या क्या है, कीबोर्ड we have already discussed, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को पहुंचाते हैं, माउस के थ्रू भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, now let's talk about MICR. What do we understand by this MICR? सो MICR बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपका जो चेक्स वगैरह रहता है, ठीक है, बैंक में जो चेक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इस चेक के नीचे में कुछ चीजें लिखी हुई रहती है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखते हैं। ठीक है, इसको मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और इसको रीड करने के लिए एक डिवाइस रहता है, इतना बड़ा सा डब्बा टाइप का रहता है, जिसमें इस चेक को बस ऐसे घसीट के स्कैन टाइप का किया जाता है, जस्ट लाइक आपका वो जो एटीएम कार्ड स्वाइप जो हम लोग करते हैं, तो उसी तरीके से ये चेक को स्कैन करते हैं। तो इसमें जो भी मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है तो ये मशीन उसको स्कैन कर लेता है और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में फीड कर देता है। तो दैट इज एन MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इट्स ऑल्सो एन इनपुट यूनिट। उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। जैसे आप ग्रेड 10 पास किए हो, कब क्लास 10 जो है कंप्लीट करके 11th में आप आए हो, तो 10th क्लास में क्या था, आपको OMR शीट दिया गया था, ऐसे गोल गोल टाइप का उसमें रहता था, हमें इसको शेड करना पड़ता था। ठीक है, तो यही होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये तो OMR शीट हो गया। अभी आपने कौन सा शेड किया नहीं शेड किया, वो कोई टीचर उस पे जा जाके एक एक करके ऑप्शन ए ऑप्शन बी टिक लगाओ, ऑप्शन सी कर दिया गलत हो गया, तो टीचर चेक नहीं करते हैं। तो इस शीट को कंप्यूटर के अंदर में डाला जाता है, जहां जहां ब्लैक स्पॉट रहता है उसको जो है वो रीड किया जाता है। तो उस मशीन को ही ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है हमारा। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड कि आप जो है या तो ब्लैक पेन जो है यूज करो, या फिर जो है वो आप डार्क कलर का कुछ पेंसिल्स वगैरह यूज करो। ठीक है, लाइट कलर से अगर आप शेड करते हो तो भी कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, आप थोड़ा सा भी स्पॉट वगैरह रहता है ना वो रीड कर लेता है।
लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना है, डार्क कलर को बहुत बेहतर तरीके से वो रीड करता है, तो इसीलिए जो आप ब्लैक पेन या पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डज दिस OCR डू। चलिए, हमारा OCR करता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि गूगल लेंस आप लोग यूज किए ही होंगे, जैसे एआई का जमाना है, होमवर्क वगैरह सब तो आप फोन से ही बना रहे हो, ठीक है। गूगल लेंस को पता कैसे चलता है कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे इफ आई राइट डिफाइन मैटर, ठीक है, डिफाइन मैटर। नाउ गूगल लेंस से जैसे इसका फोटो क्लिक किया जाएगा तो वो करता क्या चीज है, ये हर एक अल्फाबेट को समझता है, उसको रीड करता है, उससे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेसिंग करके हमें आंसर रिटर्न करता है। तो वही होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एक एक कैरेक्टर जो है वो रीड करता है। तो बहुत जगह पे इसको यूज किया जाता है, गूगल लेंस इज द बेस्ट एग्जांपल। देन वी हैव जॉयस्टिक। अभी के टाइम में हालांकि जॉयस्टिक वैसा कुछ यूज होता नहीं, पहले गेम्स वगैरह खेलने में यूज होता था, अभी भी यूज होता है कुछ कुछ जगह पे, जैसे पायलट्स वगैरह जो कॉकपिट में बैठे रहते हैं वो लोग यूज करते हैं। जॉयस्टिक कैसा रहता है, इस तरीके का एक लंबा सा स्टिक रहता है, ठीक है, वायर वगैरह कनेक्ट रहता है, यहाँ पे कुछ स्विचेस वगैरह रहते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये दिस इज मूवेबल, जैसे आप इसको पकड़ के लेफ्ट में ड्रैग कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, ठीक है, आगे मूव कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, तो वही चीज होता है जॉयस्टिक। पहले गेम्स खेलने में यूज किया जाता था, ठीक है। एंड देन माइक्रोफोन। तो व्हाट इज माइक्रोफोन, जैसे आई एम हैविंग ए माइक्रोफोन हेयर, सो व्हाट इट इज डूइंग, जैसे मेरा आवाज को ये रिकॉर्ड कर रहा है और कंप्यूटर में उसको फीड कर रहा है। तो माइक्रोफोन इज ऑल्सो एन इनपुट यूनिट, जो माइक यूज करते हैं हम लोग गाना रिकॉर्ड करने में, फोन में माइक्रोफोन हमारा लगा हुआ रहता है, अभी के स्मार्ट वॉचेस में भी माइक्रोफोन रहता है, तो वही इट्स ऑल्सो एन इनपुट यूनिट। Now there is something which you should note, input unit takes the input and converts it into binary, बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन पहुंच रहा है और कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। तो जो इनपुट यूनिट रहती है वो जो भी इंस्ट्रक्शन हमसे ले रही है, जैसे माइक्रोफोन ऑडियो के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन को कैप्चर कर रही है, इस ऑडियो को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली दिस कीबोर्ड, कीबोर्ड जैसे कीबोर्ड में हम लोगों ने कुछ टाइप किया, लेट्स से ब्रेन जिम, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ दिस चैनल। अब कंप्यूटर कैसे समझ रहा है ये ब्रेन जिम है क्या चीज, तो वही बात है कि एस्की कोड के मदद से इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, एंड देन इट इज अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इट हैज बीन रिटन, ठीक है। सो ये सारे हो गए हमारे इनपुट यूनिट। नाउ लेट्स मूव टू द आउटपुट यूनिट्स। तो आउटपुट यूनिट वही इंस्ट्रक्शन हमारे तक जो पहुंचा रहा है, दैट कैन बी डन थ्रू मॉनिटर्स, जो कि हमारा स्क्रीन है, जिस स्क्रीन में आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर प्रिंटर्स, ठीक। तो प्रिंटर वगैरह क्या चीज है, कंप्यूटर से कुछ प्रिंट का इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर हमें कुछ बताएगा थ्रू दैट प्रिंटर, वो फिजिकली प्रिंट करके पेपर में दे देगा। स्पीकर, गाना वगैरह सुन रहे हैं तो स्पीकर के थ्रू ही कंप्यूटर हमें गाना सुना रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू नोट हियर इज आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द आउटपुट फ्रॉम बाइनरी, जैसे कंप्यूटर के अंदर में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो तो बाइनरी फॉर्मेट में है, हमें तो बाइनरी नहीं समझ में आता है ना, तो बाइनरी से उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आउटपुट यूनिट वही कर देता है, ठीक है, बाइनरी को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, फिर हम लोग उसको समझते हैं। जैसे स्पीकर से गाना बज रहा है, कंप्यूटर में तो 0101 इस इंस्ट्रक्शन इस फॉर्मेट में है, अभी हमें 0101 थोड़ी सुनाई देता है, हमें तो अच्छा गाना सुनाई दे रहा है। सो दैट इज बिकॉज जो स्पीकर हमारा है, आउटपुट यूनिट है, उसको कन्वर्ट कर देता है, एंड देन वी आर एबल टू लिसन टू दैट सॉन्ग, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, वही है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है मैथ्स रिलेटेड, जितना भी लॉजिक लगाना, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट, वो करता है। कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज ए ट्रैफिक पुलिसमैन, सुपरवाइज करता है सारा चीज ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। रजिस्टर्स वेरी हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है, अल्ट्रा फास्ट। स्मॉल मेमोरी होते हैं टेम्पररी स्टोरेज, डायरेक्ट हम लोग परमानेंट इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली सीपीयू इसका यूज करता है अपना प्रोसेसिंग के दौरान में, जैसे प्रोसेसिंग के टाइम में इसको अगर बहुत हाई स्पीड मेमोरी का जरूरत पड़े तो वो रजिस्टर का यूज करता है। अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर सीपीयू जो है कैश मेमोरी का भी यूज करता है, ठीक है, रैम का भी यूज करता है। तो जो भी अलग अलग टाइप ऑफ मेमोरीज है जो कि सीपीयू हमारा यूज कर रहा है। और रजिस्टर है ना, प्रोसेसर का अंदर में ही इंटीग्रेटेड रहता है, जैसे रैम को तो हम लोग चलो मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक, हालांकि कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, तो खोल के रैम इतना छोटा सा हमारा एक डिवाइस रहता है, ऐसे करके हम लोग अनप्लग करते हैं तो हो जाता है। रजिस्टर अनप्लग नहीं कर सकते, जैसे हमारा ये प्रोसेसर हो गया, ठीक है, इतना छोटा सा प्रोसेसर रहता है, इसी के अंदर में ही जो रजिस्टर इंटीग्रेट रहता है उसको नहीं उखाड़ सकते हैं, उसको उखाड़ना पेचकस से लेकर से कुरेद के आपको निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड, ओके।
Okay, now let's move to the next one, that is our primary memory और दी मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज, ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता है, कॉस्टली, ठीक है, महंगे आते हैं, एंड वेरी फास्ट, फास्ट हमारा होते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ये क्या होता है, ये वोलाटाइल भी होते हैं। वोलाटाइल मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर रहेगा, जैसे आप ऑफ कर दो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपने शायद नोटिस भी किया होगा, जैसे इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो इंस्टाग्राम में जैसे आप ओपन करो तो आपका यहाँ पे फीड वगैरह आएगा, कुछ कुछ यहाँ स्टोरीज वगैरह हमारे आने लग जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारे, सॉरी सब्सक्राइब तो यूट्यूब में होता है। ठीक है, एंड डू दैट इफ यू आर लाइक, इफ यू लाइक दीज वीडियोस एंड ऑल, इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विथ एनीवन हुएवर इज इन नीड। ठीक है, चलो ये लाइक हो गया, उसके बाद कमेंट का यहाँ पे हमारा रहता है, फिर इधर पे शेयर रहता है, फिर इधर पे हमारा सेव का ऑप्शन रहता है। ठीक है, चलो तो इंस्टाग्राम में फोटोज वगैरह लोड हो गए, रील्स वगैरह आप देख रहे हो, अब क्या करो, आप एयरप्लेन मोड ऑन कर दो। एयरप्लेन मोड में क्या होता है, नेटवर्क चला जाता है। अब जब नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो आपका तो ये तो बिना इंटरनेट का कैसे चलेगा, है ना। लेकिन आप नोटिस करना, आपने एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, फिर भी आप थोड़ा टाइम तक स्क्रॉल करोगे ना, फोटो वगैरह सब लोड होगा, आपका रील्स भी चलेगा, सारा चीज होगा, कुछ टाइम बाद जो है वो फिर लोड नहीं हो पाएगा, वो रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन था तो इसमें जो भी फोटोज इमेजेस रील्स वगैरह जो था वो टेम्परेली आपके रैम में जाके स्टोर हो गया था। अभी आपने एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, नेटवर्क गायब हो गया, क्या दिक्कत है, हमारे फोन में रैम में तो स्टोर ही है वो, है ना। तो वही रैम से ये चलता है, जब तक उस रैम में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो है तब तक वो चल रहा है। एक बार वो रैम से हट गया उसके बाद फिर वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा रैम का काम है, इट्स ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी और जो है थोड़ा सा स्मॉल साइज का रहता है। अभी दो टाइप के हमारे रहते हैं, पहले हमारा होता है डायनेमिक रैम, जिसको डी रैम भी बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर कैपेसिटर उतना डेप्थ में हमें जाने का जरूरत है नहीं फिलहाल, ये छोटे छोटे डिवाइसेस हमारे रहते हैं। और इसका मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो फास्ट रहता है, 20 to 70 नैनो सेकेंड। मेमोरी एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है, सीपीयू कुछ मांग रहा है रैम से, तो कितने समय में वो रैम जो है सीपीयू को इंस्ट्रक्शन पहुंचा देगा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। सो डी रैम का टाइम रहता है 20 to 70 नैनो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में जो ये कंप्लीट कर देता है। ठीक है, हालांकि डी रैम से भी बेहतर हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है, दैट इज स्टैटिक रैम, एस रैम। ये हमारे फ्लिप फ्लॉप से बने रहते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑल्सो मेमोरी यूनिट्स विच स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ डेटा। और ये बिट क्या होता है, इसके लिए आपको जो नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, बिट जो है उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली बिट का मतलब क्या चीज है, 0 and 1, इसको कहते हैं बिट। बिट इज मेड अप ऑफ, बिट इज हैविंग ए फुल फॉर्म, दैट इज बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, बाइनरी का BI, डिजिट्स का TS, मेक्स बिट्स। तो 0 और 1 को ही हम लोग जो बिट कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे पास है 1001, कितने बिट है, 4 बिट हमारे। ठीक है, 101 कितने बिट है, 3 बिट है। तो उसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप जो है ओनली 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, दैट इज आइदर इट कैन स्टोर 0 और इट कैन स्टोर 1। ठीक है, और ये स्टैटिक रैम जो बहुत फास्ट है, इसका मेमोरी एक्सेस टाइम इज ओनली 10 नैनो सेकेंड। इसका क्या था, 20 to 70 नैनो सेकेंड था डी रैम में, एस रैम का 10 नैनो सेकेंड है। तो स्टैटिक रैम इज मच मोर फास्टर देन डी रैम। Okay, now let's move to the next topic, that is our read only memory, ROM। ठीक है, वो वाला फोन आप लोगों ने खरीदा था, बारबी डॉल वाला पिंक कलर का जो फोन हमारा आता था मार्केट में। ठीक है, उसमें अगर नंबर 1 दबाते थे तो चल छैया छैया गाना बजता था, 2 दबाते थे बूमरो बूमरो सॉन्ग बजता था। ठीक है, अभी पता नहीं आप लोगों ने यूज किया है कि नहीं, आप लोगों को तो जन्म के साथ ही आईफोन यूज कर रहे हो, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो वो बारबी डॉल वाला फोन खरीदते थे। ठीक है, उसमें अलग अलग स्विचेस दबाने पे अलग अलग सॉन्ग प्ले होते थे। ठीक, इफ यू कैन रिलेट, अगर आपने इसको खरीदा था या आपके किसी जानने वाले के पास होगा तो आपको शायद ये, यू आर एबल टू रिलेट आई गेस। ठीक है, अभी आप ये बताओ कि नंबर 1 पे जो चल छैया छैया सॉन्ग था उसको हम लोग चेंज करके धुरंधर का सॉन्ग बजा सकते हैं क्या, एकदम आरी आरी बजा देंगे। ठीक है, इज इट पॉसिबल, सो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, 1 पे इन्होंने जो चल छैया छैया सेट करके ही हमें दिया हुआ है, हम लोग अपने इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। सो रोम में वही डेटा स्टोर होते हैं जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको कंपनी जो है वो पहले से डाल के देती है। लाइक एग्जांपल,
आपका जो भी फोन है, जैसे आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो, जैसे ही स्विच ऑन करोगे उसमें ये वाला लोगो आता है। ठीक है, ये स्क्रीन में आपका शो होता है। आप बताओ, आप इसको हटा के उसमें कटा हुआ एप्पल लगा सकते हो क्या? ठीक है, नहीं कर सकते ना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपनी वालों ने ये वाला लोगो डाल के दिया है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं रोम में इस चीज को डाल के दिया है। ठीक है, एंड रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी रहता है, वो एक बार स्टोर कर दिए तो हमारा परमानेंटली उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अलग अलग तरीके के हमारे रोम रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो कि चेंजेबल है, उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा होता है प्रोग्रामेबल रोम, जिसको पी रोम भी बोला जाता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाला जाता है, एक रोम बर्नर एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं। इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल। एक बार जो इंस्ट्रक्शन डाल दिया वो परमानेंटली सेव हो गया। अगर इंस्ट्रक्शन डालते टाइम आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपको पी रोम को फेंक देना पड़ेगा, नया पी रोम खरीदना होगा। उसमें रोम बर्नर की मदद से आपको इंस्ट्रक्शन बर्न करने होंगे, डालने होंगे, तो तभी वो काम करेगा। जिसमें गड़बड़ की कोई गुंजाइश है नहीं, हम लोग उसको बार बार प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। दैट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज आर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईपी रोम। ईपी रोम क्या होते हैं? ये प्रोग्रामेबल है और इरेजेबल भी है। बार बार जितने बार हम लोग चाहे उसको हम लोग डेटा को इरेज कर सकते हैं, नया डेटा उसमें डाल सकते हैं यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यूवी रे की मदद से इसमें इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है जैसे इरेज होने में, लगभग 20 मिनट्स के आसपास ये टाइम लेता है। लेकिन जो भी है इसमें इरेजेबल है, चेंज कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अब इससे बेहतर हमारे पास है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ऑल्सो कॉल्ड डबल ईपी रोम। ये क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल है, आप उसमें इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। इरेजेबल है, मल्टीपल टाइम बार बार इरेज कर सकते हो। ये ईपी रोम में अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू इरेज होता था। डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिसिटी के मदद से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ईपी रोम से ये फास्ट होता है। और इसमें एक और बेनिफिट है कि ये जो डबल ई रोम है ना, वो सिलेक्टिव बिट्स को इरेज कर सकता है। लाइक इफ आई एम हैविंग सम डेटा इन रोम, जैसे मेरे पास है 101101, मेरे को इस वन को चेंज करके जीरो बना देने का है। सो दैट इज पॉसिबल इन डबल ई रोम। ये पर्टिकुलर कोई बिट को सिलेक्ट कर सकता है और उसको इरेज करके उसमें जो भी डालने का है वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये ईपी रोम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर आप इरेज करते हो तो पूरा ही जो है ये पूरा हमारा इरेज हो जाएगा और फिर से फ्रेश आपको स्टोर करना होगा, विथ और विदाउट द चेंजेस वॉट एवर यू वांट। ठीक है, लेकिन डबल ईपी रोम में ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव बिट्स को हम लोग जो है टारगेट करके उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैश डबल ईपी रोम। ये डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जैसा ही होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। डेटा जो इरेज कर रहे हैं, लेस देन ए सेकेंड में उस डेटा को इरेज कर सकता है। और लेकिन एक और इन दोनों में डिफरेंस है कि फ्लैश ईपी डबल ईपी रोम क्या करता है, सारा डेटा को डिलीट कर देता है। और ये डबल ईपी रोम क्या करता था, सिलेक्टिव, ठीक है, सिलेक्टिव बिट्स को टारगेट करके उसको डिलीट कर सकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें सब डिलीट हो जाता है। एंड देन द लास्ट वन वी हैव मास्क रोम। मास्क रोम में क्या है कि एक बार जो कंटेंट मतलब उसमें स्टोर कर दिया गया है उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते, और मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वही इसमें स्टोर करके जो देते हैं। इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, बार बार चेंजेस उसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दीज वेर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, रैम, रोम। एक और बात कर लेते हैं कैश मेमोरी। इसको प्रोनाउंस करते हैं कैश, CASH, पैसा। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होता है क्या है? इट्स ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी जो कि सीपीयू के अंदर में ही इंटीग्रेटेड रहता है, ताकि सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है वो घटाया जा सके और हमारा कंप्यूटर को और ज्यादा फास्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज हमारा कैश मेमोरी है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी तो हमारा कंप्यूटर के अंदर में पहले से रहता है, बाहर से नहीं लगा सकते। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग बाहर से लगा सकते हैं। अब क्या जरूरत पड़ा बाहर से लगाने के लिए? क्या प्राइमरी मेमोरी सफिशिएंट नहीं था? बिल्कुल, प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने बात किया कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी छोटा होता है, स्मॉल, बहुत ज्यादा डेटा उसमें स्टोर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 GB, 4 GB, 8 GB ऐसा ही हमारा आता है। बहुत जितना देखो आप, आता तो 16 GB, 32 GB का भी है, लेकिन जितना स्टोरेज कैपेसिटी आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जो थोड़ा स्लो है लेकिन काम कर देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारा होता है हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें हमारा मैग्नेटिक प्लेटर्स लगे हुए रहते हैं। अभी मैग्नेटिक प्लेटर क्या है? ये एक ऐसा डब्बा टाइप का रहता है जिसमें ऐसा गोल गोल CD जैसा बना हुआ रहता है, एक के ऊपर एक स्टैक ऐसे करके ना, स्टैक करके रखे हुए रहते हैं।
सो इसी में हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है, मोस्टली मैग्नेटिक फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखते हैं। तो ये हाई कैपेसिटी स्टोरेज है, जैसे आपका एच डी डी आता है 512 GB का, और ज़्यादा अगर है 1 TB का आप ले सकते हो, 2 TB का आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मोस्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं, हमारे जो फाइल्स है, फोटोज, इमेजेस, वीडियोज, वट एवर इट इज, उसको एचडीडी में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज है जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को रीड और राइट किया जाता है, ठीक है। हालांकि अभी जो है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो सीडी ड्राइव को हटा दिया है, क्योंकि सीडी आजकल के टाइम में कोई यूज करता नहीं है। इतना बड़ा हमारा सीडी आता है, सो कहाँ पॉकेट में लेके घूमोगे, ठीक है। तो पोर्टेबल नहीं है, तो मूव तो कर सकते हैं, लेकिन उतना कन्वीनियंट नहीं है, आपको उसके लिए अलग सा मतलब स्टोरेज रखना पड़ेगा, अब जेब में डाल के नहीं घूम सकते उसको। तो इसीलिए सीडी ड्राइव ही हटा दिया जा रहा है। एक तो रीजन वही है कि थोड़ा सा हैसल हो जाता है सीडी यूज करना। दूसरा मेन रीजन है कि अभी के टाइम में लैपटॉप्स जो है वो बहुत थिन हो जा रहे हैं, पतले हो जा रहे हैं। अभी उसमें इतना बड़ा सीडी ड्राइव अगर हम लोग डालेंगे तो वो मोटा हो जाएगा, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए भी सीडी ड्राइव को हटा दिया है, कोई यूज करता ही नहीं है, तो फिर दे के कुछ फायदा है नहीं। सीडी में जो है हम लोग जो है 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप, म्यूजिक स्टोर करो, सॉफ्टवेयर वगैरह रखो, कुछ डॉक्यूमेंट रखो, इमेजेस रखो, कुछ भी रख सकते हो, बट कैपेसिटी इज 700 MB, नॉट मोर देन दैट। तो आप समझ रहे होगा अभी के टाइम में अगर हम अच्छा क्वालिटी का आई एम सॉरी फॉर दी हिंड्रेंस, एक कॉल आ गया था, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी के टाइम में अगर एक अच्छा क्वालिटी का कुछ वीडियो वगैरह अगर आप स्टोर कर रहे हो, तो उसमें तो वीडियो को स्टोर करने के लिए आपको मिनिमम चाहिए, जैसे मूवीज वगैरह डाउनलोड किया हम लोगों ने, ठीक है, 1.5 GB से 2 GB तक का मूवी हमारा फिलहाल अच्छा क्वालिटी का आता है, तो एक सीडी में तो ओनली 700 MB इज अलाउड। 1 GB में कितना? 1 GB में 1024 MB हमारे होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको अगर एक मूवी स्टोर करना है तो आपको मिनिमम जो है 3 से 4 सीडी का जरूरत पड़ेगा। तो अभी उतना कन्वीनियंट है नहीं, इसीलिए सीडी फिलहाल हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इसका बेहतर वर्जन मार्केट में आया हुआ है डीवीडी, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन सीडी से ज्यादा कैपेसिटी का। सीडी मतलब ये डीवीडी का कैपेसिटी 4.7 GB से लेके 8.5 GB तक का हमारा हो सकता है, जो कि मोस्टली मूवी स्टोर करने में, सॉफ्टवेयर हो गया, इंस्टॉलेशन फाइल्स वगैरह कुछ अगर हो गया, और डेटा को बैकअप करके रखने के लिए। बैकअप का मतलब मल्टीपल कॉपीज बना के रखना, ताकि एक जगह से अगर डिलीट हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं, हमारे पास दूसरी जगह पे स्टोर ही है। तो उसके लिए डीवीडी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि इससे भी बेहतर हमारे पास अभी ब्लू रे डिस्क है, और ब्लू रे डिस्क जो है उसका स्टोरेज कैपेसिटी और ज्यादा रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 25 GB तक का जो है वो एक साइड में स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ब्लू रे डिस्क है ना, ऐसा सर्कुलर ही रहता है। ये साइड 1 है और उधर बैक साइड में साइड 2 है। पहला साइड में 25 GB तक का डेटा, दूसरे साइड में 25 GB तक का डेटा, ऑल टुगेदर 50 GB तक का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। मतलब आप एक ब्लू रे डिस्क खरीदो, उसमें आप जो है वो 15-20 मूवीज जो आराम से अच्छा क्वालिटी वाला स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली ये 4K वीडियोस को स्टोर रखने के लिए, बहुत ज्यादा डेटा आपका है उसको बैकअप करना है, ब्लू रे डिस्क हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क जो है ब्लू वायलेट लेजर का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इट इज नथिंग बट पेन ड्राइव, इट इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूनिट। छोटा सा, इतना छोटा रहता है पेन ड्राइव, तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वही चीज हमारा फ्लैश मेमोरी है, और पोर्टेबल रहता है, पॉकेट में लेके आप इजीली घूम सकते हो, ठीक। इनमें से ये हार्ड ड्राइव भी थोड़ा बड़ा होता है, सीडी तो बड़ा, फ्लैश ये डीवीडी ब्लू रे डिस्क, ये सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क दिखने में ना सारे ऐसे गोल ही रहते हैं, ठीक है। देख के नहीं पता कर पाएंगे, बस उसमें लिखा हुआ रहता है कौन सा सीडी है, कौन सा डीवीडी है, कौन सा ब्लू रे डिस्क है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी छोटे होते हैं, पोर्टेबल, पॉकेट में लेके आप उसको घूम सकते हो। इसको जो यूएसबी पेन ड्राइव में यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड्स में यूज करते हैं, जो फोन वगैरह में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं, डिजिटल कैमरास वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लैश मेमोरी हो गया, और ये था सेकेंडरी मेमोरी, जो कि एक्सटर्नली बाहर से हम लोग उसको फिट करते हैं, ठीक है। Okay, now if you are having any question related to any of these topics, you are free to ask your question in the comment box, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस वगैरह पूछो, आई ट्राई टू रिप्लाई। और बहुत ज्यादा कुछ अगर क्वेरीज वगैरह है, सो आई मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट।
और ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो सारे टॉपिक्स को जो कवर करेंगे। ठीक है, इफ यू फाइंड दीज वीडियोज इंटरेस्टिंग, इफ इट इज हेल्पिंग यू आउट, I would request you to like, share and subscribe, and also like leave a comment whether you like these videos, you don't like these videos, if you want any changes in the videos and all. Okay, so leave a comment so that I can work upon it. Let's stop this video here only, and in the next video we'll be continuing with the remaining topics of this chapter.